स्वागत है आप सबका। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है और इसके प्रायोगिक प्रदर्शन हमने कैसे किया था, तो ये आपको याद होगा। तो अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है? अनिश्चितता के सिद्धांत में आप कहते हैं कि परमाणुवीय जगत में क्या होगा, ये जो परमाणुवीय जगत होगा वहाँ कोई भी जो परमाणुवीय कण है उसके स्थिति और संवेग के एक साथ मापन में अनिश्चितताओं का गुणनफल कभी भी h कट/2 से कम नहीं हो सकता। ये कथन आपको याद होगा और इसको आप यहाँ लिखिएगा h कट/2 को। ये तो आपको याद है। अब आज हम लोग इसके अनुप्रयोग पे बात करेंगे। किसके? ये जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत है उसके। तो पहला अनुप्रयोग है इसका, नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति संभव नहीं है। पहला किस में करके देखते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति संभव क्यों नहीं है। तो जैसे आप सब जानते हैं, क्या जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक, परमाणु में क्या होता है? नाभिक, जिसमें कौन रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इसके चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। इतना तो याद होगा, है ना। अब प्रश्न ये आया कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में क्यों नहीं रह सकते, क्या कारण है। तो इसको अनिश्चितता के सिद्धांत से हम लोग व्याख्या करेंगे। तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहता है। किसके? परमाणु के नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है। और नाभिक का आकार कितना मानते हैं हम लोग? नाभिक का जो आकार होता है उसको हम लोग 10⁻15 मीटर की कोटि का मानते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति कहाँ तक होगी, कितने रेंज में रह सकता है? तो नाभिक के अंदर। नाभिक का आकार कितना है? 10⁻15 मीटर। तो स्थिति में अनिश्चितता कहाँ? 10⁻15 मीटर ही होगा, क्योंकि नाभिक के अंदर है। तो डेल एक्स का मान कितना आ गया? 10⁻15 मीटर। क्यों आया? क्योंकि ये नाभिक का आकार है, और नाभिक के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन है तो इस पूरे एरिया में कहीं होगा ना भाई। जैसे मैं ये कहूँ कि मैं एक कमरे में हूँ, तो उस कमरे में मैं कहाँ रहूंगा? तो आप बोलेंगे ना, उस कमरे का आकार 10⁻15 मीटर का है भाई, उस कमरे में कहीं भी होंगे, उस कमरे में कहीं भी हो सकते हैं। इसलिए तो डेल एक्स का मान आ गया। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप लोग को पता है क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। और प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ये भी याद है आपको। चलिए, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत से हम जानते हैं, क्या जानते हैं? डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू h कट/2। h कट क्या होता है? देखिए, h कट जो होगा वो होता है h/2π। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन है ना। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना? m। तो m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन है, तो संवेग की अनिश्चितता अगर डेल p पूछूं मैं आपसे, तो आप बोलेंगे ये होगा m डेल v होगा। अब चलिए, ये डेल पी और एच कट का मान रख दें अपने इस समीकरण में, तो आपको क्या मिलेगा? डेल एक्स एम डेल वी h/4π। एच कट की जगह 2π रख दिए, तो h/2π इंटू 2 यानी कि 4π आ गया। डेल एक्स का मान कितना? 10⁻15 मीटर। ठीक, और उसके बाद आपके पास m का मान कितना? 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और h का मान कितना रखेंगे आप? 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। चलिए, इस समीकरण पे इस मान को रखें। तो यहां अगर आप मान रख देते हैं, ध्यान दीजिए, ये मान, इस मान को यहां रखेंगे अगर, तो डेल वी, डेल एक्स की जगह 10⁻15, m की जगह 9.1 इंटू 10⁻31 बराबर, है ना। या तो इसके बराबर होगा या बड़ा होता है, तो मैं बराबर ले लेता हूं।
कम से कम कितना हो सकता है डेल एक्स डेल पी का मान, एच कट बाई 2 पाई के बराबर या बड़ा, तो बराबर ले लेते हैं, तो बराबर ले लिए, तो कितना आया, एच का मान रखिए, ये आ गया 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और ये 4 और पाई का मान 3.14 रख दीजिए। फिर इसको अब हल करें। हल कैसे करेंगे, इसको हल करना है अब, तो हल करने के लिए क्या करिए, ये देखिए, यहाँ से ये इन दोनों का पक्षांतर कर दिए तो कितना आ जाएगा, देखिए डेल वी बराबर 6.63 इंटू 10⁻⁻34 बाई 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 9.1 इंटू 10⁻31। अब इस पूरे को अगर हल करें आप, है ना, तो कितना आएगा आपके पास 5.5 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड। क्या पता चला, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर रहेगा तो उसका वेग 5.77 गुणा 10⁻10 मीटर होना चाहिए, मीटर पर सेकेंड होना चाहिए। क्या समझ में आया? तो भाई नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसका वेग, यानी किसका वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश के वेग से भी अधिक है। और विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत से हम जानते हैं कि अधिकतम संभव वेग 3 गुणा 10⁸ हो सकता है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो सकता है, उससे ज्यादा वेग किसी का संभव नहीं है। इसका मतलब, चूंकि अगर हम लोग अगर ये माने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर हैं तो उसका वेग कितना होना चाहिए, 5.77 गुणा 10⁻10 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए, है ना, अगर नाभिक के अंदर है तो जो कि गलत है। इसलिए ये सिद्ध हो गया हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत से कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर नहीं रह सकता। ये है आपके हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत का पहला अनुप्रयोग। आ गया समझ में कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर क्यों नहीं रह सकता। किसके हिसाब से जवाब देना है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत के आधार पर। तो आपने सिद्ध किया ना भाई, क्या सिद्ध किया कि अगर नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसका वेग प्रकाश के वेग से अधिक होना चाहिए, जो कि संभव नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नाभिक में संभव नहीं होगी। ठीक, चलिए अब बात करते हैं, इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बोर के प्रथम कक्षा की त्रिज्या और हाइड्रोजन परमाणु के मूल अवस्था की ऊर्जा पे। ये नया चीज आ गया नहीं? चलिए फिर भी देखते हैं कि बोर की जो कक्षा की त्रिज्या है उसका मापन हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत से करके देख लेते हैं, सही है गलत है क्या है, और मूल अवस्था में उसकी ऊर्जा कितनी होगी हाइड्रोजन परमाणु के। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले ये कहिए आप कि ये जो डेल एक्स है, मान लेते हैं बोर की जो प्रथम कक्षा की त्रिज्या है, ये नाभिक है और ये है आपका प्रथम कक्षा जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है नाभिक के चारों ओर। तो इसकी त्रिज्या कितनी मान लेते हैं, r। तो इसी r को हम क्या बोल रहे हैं, डेल एक्स के बराबर है। ठीक है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत से क्या जानते हैं आप, डेल एक्स डेल पी बड़ा या बराबर होता है h कट बाई 2 के। ये तो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत है। अब आगे चलें, ये जो डेल एक्स है, स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, प्रथम कक्षा की त्रिज्या के बराबर मान लेते हैं। कम से कम अनिश्चितता कितनी हो सकती है, तो त्रिज्या के बराबर। तो ये आ गया r का मान, यानी कि डेल एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा आपको, डेल एक्स बराबर रखना पड़ेगा r। तो अशुद्धि कम से कम हो या अनिश्चितता कम से कम हो तो ये डेल पी के मान को क्या रखना पड़ेगा आपको, मान लेते हैं ये p के बराबर हो गया। तो अपने इस सूत्र में अब मैं क्या बोल रहा हूँ, कम से कम अनिश्चितता लेके चल रहे हैं हम लोग। तो डेल एक्स और डेल पी का मान हम लोग ये मान लेते हैं कि एच कट के बराबर है। अब आप बोलेंगे कि लिखे हैं एच कट बाई 2, है ना, और मान रहे हैं क्या, एच कट। एच कट, एच बाई 2 पाई को एच कट बोलते हैं ना भाई। तो आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि दोहरी टाइप की बात हो रही है, लिखे क्या हैं और हम लोग अभी तक पढ़े क्या हैं कि डेल एक्स और डेल पी का मान एच कट बाई 2 से या तो बड़ा होता है या बराबर हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता। तो मैं अगर यहाँ पे एच कट बाई 2 की जगह
एच कट लिख दूं तो ये एच कट बाई 2 से बड़ा है कि नहीं? बड़ा है, तो बड़ा है। तो आपने कहा था ना भाई कि अनिश्चितताओं का जो गुणनफल होता है, स्थिति और संवेग में जो अनिश्चितता का गुणनफल आता है वो एच कट बाई 2 से कम नहीं होता, या तो बराबर होगा या अधिक हो सकता है। तो मैंने अधिक ले लिया। ठीक, क्यों लिया? ताकि कम से कम अनिश्चितता हम लोग जो मान रहे हैं, डेल एक्स का मान आर मान रहे हैं आप, और डेल पी को पी मान रहे हैं, तो कम से कम अनिश्चितता कितनी हो गई? एच कट बाई 2 आ गई। ठीक, अब क्या करें? ये एच कट बाई 2 की जगह एच कट रख दे रहे हैं। एच कट मतलब एच बाई 2 पाई होता है। तो एक्स की जगह, डेल एक्स की जगह आर और डेल पी की जगह पी, एच बाई 2 पाई आया। तो पी का मान कितना आएगा भाई? ये एच बाई 2 पाई को आप क्या बोलते हैं? एच कट बाई आर आ जाएगा। समझ में आ गया? अब इलेक्ट्रॉन गतिशील है तो उसमें क्या होनी चाहिए? गतिज ऊर्जा होनी चाहिए। बिल्कुल सही। तो गतिज ऊर्जा कितना होगा? अगर संवेग p है इलेक्ट्रॉन का और उसका द्रव्यमान m हो तो गतिज ऊर्जा कितना होता है? ये सूत्र आप लोग जानते होंगे। गतिज ऊर्जा कितना होगा? p स्क्वायर बाई 2m होगा। कैसे निकलता है, याद है ये? इसको निकालने के लिए देखिए, इधर ध्यान दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा कितना होता है? हाफ mv स्क्वायर। याद है इतना? ठीक, क्या करिए, अब दोनों पक्षों में m का गुणा कर देते हैं हम लोग। तो गतिज ऊर्जा गुणित m बराबर 1/2 mv का घात 2। mv कितना होता है? संवेग। तो गतिज ऊर्जा कितना हो गया भाई? गतिज ऊर्जा कितना हुआ? p की घात 2/2m। इस m को इधर ले आए तो ये क्या हो गया? आपके इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ठीक, समझ में आया इतना? तो क्या मिला आपको? आपको मिला गतिज ऊर्जा बराबर, ये मिला p स्क्वायर बाई 2m। p का मान रखिए, p का मान है h कट बाई r। तो h कट की घात 2, ये 2m बाई r की घात 2। ठीक, अब स्थितिज ऊर्जा निकालना पड़ेगा। नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आकर्षण बल लग रहा है, जिसके फलस्वरूप आपका इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हमको इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालनी है ना, इसलिए। तो स्थितिज ऊर्जा कितना होता है? स्थितिज ऊर्जा है ना, स्थितिज ऊर्जा का मान होता है U बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R। याद आया? ठीक, तो इसके सूत्र के हिसाब से आपको U का मान कितना निकलता है? -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाई R। ई आवेश, तो कितना हो गया? E स्क्वायर बाई R आ गया U का मान। अब क्या करें? कुल ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग करिए। अब गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का अगर योग किया जाए तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा का मान कितना है? एच कट स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर। ये देखिए, एच कट स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर धन, ये u का मान रख दीजिए यहाँ, ये -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर बाई R आ गया। ये है आपका समीकरण नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया? आगे चलो, चलिए अब अगर आगे गए तो हम लोग अब मैथ्स पे आ जाते हैं, गणित की बात करते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा, है ना? तो ऊर्जा में अनिश्चितता कम से कम होने के लिए मिनिमा वाला केस लगाएंगे। तो मिनिमा के लिए क्या करना पड़ेगा? DE बाई DR बराबर 0 लेना पड़ेगा दूरी के लिए, है ना? तो DE बाई DR बराबर 0, ताकि ऊर्जा में अनिश्चितता कम से कम हो। अब चलिए शुरू करें। E का मान रखेंगे। E का अगर मान रख देंगे तो देखिए, एच कट स्क्वायर बाई 2m D बाई DR R टू द पावर -2, है ना भाई? और फिर यहाँ पे समीकरण 1 से मैं बात कर रहा हूँ ना, आप अपने नोटबुक में इसको देखते रहिए। ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नियतांक है। E की घात 2 ये भी नियतांक है। ये क्या होगा? D बाई DR R टू द पावर -1। कैसे आया? देखिए, यहाँ जो हर में राशि थी, यहाँ पे हर की जो राशियाँ आप दिख रही हैं, इसको बटे R की घात 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? R की घात -2। और यहाँ पे R नीचे है, इसको फिर से ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा? R की घात -1 हो जाएगा। और इसी का हम लोग को अवकलन करना पड़ेगा। क्यों? ताकि ऊर्जा में अनिश्चितता
कम से कम आए। कहाँ से पता चला भाई? मैथमेटिक्स से, है ना। तो ये मिनिमा का केस आ गया। अब यहाँ से देखिए एच कट स्क्वायर बाई 2m, ये अब इसका अवकलन कर दिए, कितना आया? -2 r⁻³ माइनस कितना आया? यहाँ आ गया 1/4πε0 ई स्क्वायर, इसका करेंगे तो -1 r⁻² हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सब? डाउट आउट नहीं है? आगे चलूँ? आगे अगर चलें आप तो इसको हल कर दीजिए, ब्रैकेट ओपन करिए। अगर आप ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो आपको क्या मिलने वाला है? यहाँ आपको मिला, देखिए यहाँ से अब एच कट स्क्वायर बाई m, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया? r⁻³ धन। धन कहाँ से? ये वाला ऋण और ये वाला ऋण दोनों मिलके धन। क्या आया? 1/4πε0 e⁻² r⁻²। क्लियर है? आगे चलें? इतना समझ में आ गया? अब इसके बाद हम लोग इसको पक्षांतर कर देते हैं, है ना। क्यों भाई? इसका मान आपने 0 माना था कि नहीं? यहाँ आप लोग 0 मान चल रहे थे, मिनिमा वाला केस मान के चल रहे थे, इसलिए तो पक्षांतर करेंगे तो कितना आएगा? इसको अगर उठा के हम लोग इधर पक्षांतरित कर दें तो h कट की घात 2, ये h कट है भाई ना, h कट की घात 2 बटे m r⁻³ बराबर 1/4πε0 e⁻² r⁻²। समझ में आ गया? जल्दबाजी तो नहीं हो रहा? आराम से समझिए इसको। अब h कट की घात 2 बटे mr, देखिए भाई r⁻³ है, इसको अगर मैं हर में ले आऊँगा तो कितना आएगा? ये देखिए r⁻³ आएगा, और यहाँ r⁻2 है, इसको हर में ले आऊँगा तो कितना आएगा? ये r⁻2, तो यहाँ से घात 3 और यहाँ से घात 2, तो ये घात 2 और इस घात 3 से कटेगा। कटा तो क्या बचा? आपके पास बचा ये। समझ में आ गया? h कट की घात 2 mr बराबर 1/4πε0 e⁻²। अब r का मान निकालें तो h कट की घात 2 बटे m e⁻² 4πε0, ये सब के सब नियतांक है भाई। तो चलिए h कट का मान रखें। h कट क्या होता है? h/2π। तो सब का मान रखना है। h कट का मान रखो, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान रखो, e का मान रखो, और 4πε0, आप लोग 1/4πε0 का मान जानते हैं, है ना। तो इन सब मानों को रखें। देखिए 1/4πε0 का मान कितना होता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। h कट का मान होता है 1.055 × 10⁻³ जूल सेकेंड, और e का, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम, और उसका द्रव्यमान कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 × 10⁻31 kg। अब इन सब मान को रखिए। तो h कट की घात 2 तो कितना होगा? h कट का मान ये है, तो 1.055 × 10⁻34 का होल स्क्वायर, m की जगह 9.1 × 10⁻31 इंटू e का मान 1.6 × 10⁻19 का स्क्वायर, और 4πε0 का मान भाई 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो 4πε0 का मान निकालेंगे तो 1/9 × 10⁻9 आ जाएगा। क्लियर है? अब इस सब जो नंबर मिले हैं आपको, जो संख्या भरी आपने यहाँ सूत्र में सब्स्टिट्यूट किया है, रखा है, उसको अगर हल कर देंगे तो r का मान आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये क्या है? बोर द्वारा दिए गए हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा के त्रिज्या के बराबर है। और ये r का मान किससे निकाला आपने? हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत से, जो कि बोर के सिद्धांत से प्राप्त प्रथम कक्षा के त्रिज्या के बराबर है। समझ में आ गया? इस सूत्र को अभी अपने नोटबुक में ध्यान से रखिए। h कट की घात 2 बटे m e की घात 2
4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्या निकालना है आपको, ई का मान। चलिए समीकरण 1 पे जाइए वापस और वहां जाके आर का मान रख दीजिए। ठीक, ई के मान, ई का जो समीकरण है, समीकरण नंबर 1 है, ई के न्यूनतम मान के लिए वहां आर का मान रख देते हैं। रखें तो चलिए, ये क्या आया आपका, ये आ गया h कट की घात 2 2m h कट स्क्वायर m ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का मान की घात 2 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर h कट की घात 2 m ई की घात 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया? ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाउट तो नहीं कर रहा, ये देखिए यहां दिखेगा, भाग दिए है ना, है ना भाई, ई स्क्वायर बाई आर होता है इसलिए। समझ में आया? आगे चलिए, अब इसको, इस हल को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाने के लिए अब क्या करें, चलिए आगे चलते हैं। आपका समीकरण ये बना, क्या आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की घात 2 h कट की घात 2 2m h कट की घात 4 m स्क्वायर ई टू दी पावर 4 माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की घात 2 m ई टू दी पावर 4 h कट स्क्वायर। अब इसको सिंपल करिए, हल करिए, तो h कट की घात 2 और यहाँ h कट की घात 4 है तो 2 बच जाएगा, 2 बचा ना, तो क्या बचा भाई, ये बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो गया। यहाँ फिर क्या आया, m ई टू दी पावर 4 2m h कट की घात 2 आएगा, और ये वाला m और ये वाले m से कटा तो m हो गया ये, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की घात 2, ठीक, m ई टू दी पावर 4 h कट की घात 2। क्या क्या कॉमन निकल रहा है, ध्यान दीजिए तो, यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की घात 2, यहाँ भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की घात 2, यहाँ भी m, यहाँ भी m, यहाँ भी ई टू दी पावर 4, यहाँ भी ई टू दी पावर 4, यहाँ बचा m h कट की घात 2, m h कट की घात 2 नहीं बचेगा, ये m है ना, कटेगा, तो क्या बचा हमारे पास, बचा यहाँ 1/2 ऋण 1। डाउट तो नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है ना भाई ये कैसे हो रहा है। यहाँ ये वाला m, देखिए शुरुआत फिर से कर लेता हूँ, हड़बड़ी हम लोग को ना हो, क्योंकि यहाँ मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है। ये वाला m और इस m से कटा, तो ये जो m भागित में है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये m इधर आ गया, तो नीचे का ये m कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं रहेगा, है ना, तो कॉमन निकालिए, तो ये पूरा तो इसमें भी है और ये पूरा इसमें है, केवल यहाँ 1/2 1/2 ऋण 1, है ना, समझ में आया। और यहाँ कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की घात 2 m ई टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई h कट स्क्वायर। अब 1/2 में से 1 को माइनस करेंगे, 1/2 माइनस 1 कर दीजिए, तो क्या आएगा आपके पास, बच गया माइनस, है ना, -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की घात 2 m ई टू दी पावर 4 h कट स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। यहाँ देखिए 1/2 और ये -1 है, तो यहाँ आएगा -1/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की स्क्वायर m ई टू दी पावर 4 h कट का स्क्वायर। इन सब नियतांक के मान को फिर यहाँ रख देते हैं। चलिए रखें, किसका मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर का मान, या और m का मान, और इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान, और h कट का मान रख दें, तो क्या बचेगा, आपको मिला ये, ठीक। चलिए -1/2 9 इंटू 10 टू द पावर 9 की घात 2 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, ठीक, डिवाइड 1.055 इंटू 10 टू द पावर -34। कहाँ से आया भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आप जानते हैं, h कट का मान आप जानते हैं, E का मान आप जानते हैं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान भी आपके पास है, तो ये उत्तर आ गया आपका -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो याद होगा आप लोग को, है ना। तो बोर द्वारा दिए गए हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के ऊर्जा है ये, तो इसका मतलब R का मान 0.53 एंगस्ट्रॉम जो हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत से निकला, और प्रथम कक्षा की ऊर्जा का मान जो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकला। ये दोनों बोर द्वारा प्रतिपादित या बोर द्वारा दिए गए मान के बराबर होता है।
इस प्रकार हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से भी हमने इसका मापन कर लिया या इसका गणना कर ली। ठीक, अब और आगे चलते हैं। अब आगे गए तो जब हम लोग अनिश्चितता के सिद्धांत पे बात कर रहे थे तो आपने ये कहा था कि क्वांटम यांत्रिकी के लिए सही है कौन, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, लेकिन आपने ये भी बात रखी थी कि स्थूल अवस्था के लिए या ये कहिए क्लासिकल यांत्रिकी के लिए ये लागू नहीं होता। तो चलिए, क्यों नहीं होता लागू? तो तीसरा उपयोगिता इसका देखिए, स्थूल वस्तुओं के लिए अनिश्चितता का सिद्धांत लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? तो आप ये कहेंगे इसमें कि स्थूल वस्तुओं के लिए अनिश्चितता का सिद्धांत लागू नहीं होना, इसका कारण ये है कि h का जो मान है, h का मान कितना होता है? h का जो मान आता है वो होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये मान बहुत ही कम है, 10⁻34। और जो स्थूल वस्तुएं हैं, जो न्यूटन यांत्रिकी में जो वस्तु के गति होते हैं, स्थिति होते हैं, संवेग होता है, उसकी अपेक्षा इसका मान नगण्य होता है। और जब इसका मान नगण्य होगा तो आप क्या कहेंगे भाई? अगर इसका मान नगण्य होगा तो आप ये कहना पसंद करेंगे कि डेल एक्स इंटू डेल पी इज बहुत बड़ा है एच से। और जब बहुत बड़ा है तो आप क्या कहेंगे? डेल एक्स और डेल पी का गुणनफल का मान उनके वास्तविक मान के ही बराबर होता है, न कि एच के। क्यों? क्योंकि उनकी अपेक्षा, मतलब आप ये कहिए क्लासिकल यांत्रिकी में एच का जो मान निकलेगा वो बहुत ही कम होगा, इसलिए उसको हम लोग नगण्य मान लेंगे। तो ये जो डेल एक्स इंटू डेल पी का जो मान होगा वो उसके वास्तविक मान के या माध्य मान के या संभावित मान के बराबर आएगा। ठीक, नेक्स्ट केस की अगर बात करें, उत्तेजित परमाणु से फोटोन उत्सर्जन। अब ये भी तो आप लोगों ने सुना होगा। क्या सुना होगा? आप ये कहते हैं कि जब परमाणु को या परमाणु ऊर्जा अवशोषित करता है तो अपने मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। क्या कहते हैं आप? परमाणु ऊर्जा अवशोषित करके अपने मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। और उत्तेजित अवस्था में कितने देर तक रहता है परमाणु आपका? 10⁻8 सेकेंड तक। उसके बाद क्या करता है? ये कुछ ऊर्जा उत्सर्जित करता है, यानी फोटोन उत्सर्जित करता है और अपने मूल अवस्था में वापस आ जाता है। याद है ना इतना? और ये सब अच्छे से जानते भी हैं आप। तो इसके हिसाब से अगर मैं कहूं कि उत्तेजित अवस्था में परमाणु 10⁻8 सेकेंड तक रहा ऊर्जा अवशोषित करके, तो इतने देर बाद वो क्या करेगा? फोटोन उत्सर्जित करेगा। अब जो उत्सर्जित फोटोन है उसके ऊर्जा में अनिश्चितता कितनी होगी? जो फोटोन उत्सर्जित हुआ है उसका मान कितना होगा? ऊर्जा में अनिश्चितता कितनी आएगी? इसके लिए भी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत आप जानते हैं। क्या जानते हैं? आप ये जानते हैं कि आपके पास ये जो ऊर्जा की अनिश्चितता डेल ई है और समय डेल टी है, इसके लिए भी आपने कहा था h/2 होता है। याद है इतना? मतलब क्या भाई? ऊर्जा में अनिश्चितता और समय में अनिश्चितता का जो गुणनफल होगा वो h/2 से कम नहीं होता। तो चलो, कम से कम अनिश्चितता के लिए यहाँ भी मैं आपको ये बोलूँगा कि डेल ई और डेल टी बराबर मान लेते हैं h है। और डेल टी का मान कितना है? 10⁻8 सेकेंड। तो डेल ई यहाँ हो जाएगा गुणा 10⁻8 बराबर, ठीक है। अब h कट का मान रखिए। h कट का मान कितना? 1.055 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब डेल ई का मान निकालना है तो इसको पक्षांतर करिए, तो क्या आएगा? डेल ई का मान निकालना है ना, तो 10⁻8 को पक्षांतर करिए, तो डेल ई का मान आ गया, यहाँ से फिर लिख रहा हूँ ना भाई मैं, डेल ई का मान आ गया 1.055 इंटू 10⁻⁻34 बटे 10⁻⁸
8। कितना आया 1.055 इंटू 10⁻⁻26। ये ऊपर जाएगा तो -34 और माइनस -8, तो माइनस मतलब प्लस, तो -34 + 8 तो -26 आ गया। तो डेल ई का मान कितना आया 1.055 इंटू 10⁻⁻26। ये क्या है, उत्सर्जित फोटोन के ऊर्जा में अनिश्चितता। ठीक है, और भी इसके प्रयोग कर सकते हैं आप, इसके अनुप्रयोग, जैसे इलेक्ट्रॉन की सरल आवर्ती गति अगर मान लें तो उस सरल आवर्ती गति कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा भी ज्ञात कर सकते हैं आप। कैसे ज्ञात करेंगे, तो जैसे हम लोग हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की ऊर्जा नहीं निकाले, बिल्कुल वैसी गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए, निकल जाएगा। फिर सरल आवर्ती दोलित्र के लिए जो स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं आप, है ना, याद है ना, हाफ मतलब आप कहते हैं कि हाफ m⍵² x के मान से, ठीक है, या r के मान से कहिए, x नहीं कहेंगे तो सरल आवर्ती दोलित्र के लिए भी ऊर्जा का मान ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से ये है आपके हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, और बाकी अनुप्रयोग भी आप पढ़ सकते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण अनुप्रयोग थे जिसमें मैंने आपको ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की नाभिक में उपस्थिति संभव नहीं है, तो क्यों नहीं है, हाइजेनबर्ग के हिसाब से बताया। बोर के कक्षा की त्रिज्या हाइजेनबर्ग के हिसाब से निकाल के देख लिया आपने, बिल्कुल वही आया जो बोर ने बताया था। और प्रथम कक्षा में ऊर्जा भी निकाल के देखा, वो भी उतना ही आया जितना बोर ने बताया था। आपने ये भी चेक कर लिया कि आपके हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत जो रहता है वो क्लासिकल यांत्रिकी में या स्थूल वस्तुओं के लिए लागू नहीं होता। तो क्यों नहीं होता, क्योंकि एच का मान नगण्य होता है। किसके हिसाब से, स्थिति और संवेग में अनिश्चितता के गुणनफल का जो मान आता है उसके हिसाब से। फिर आपने ये भी देखा कि उत्तेजित परमाणु से फोटोन का उत्सर्जन कैसे होगा या उसके ऊर्जा में अनिश्चितता कितनी आएगी। इस प्रकार से ये रहा आपके हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत का अनुप्रयोग। ठीक है, तो यहाँ आपका ये लेक्चर समाप्त होता है।